हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संघवाद की एकात्मक प्रवृत्तियां। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीय संघवाद में कुछ ना कुछ जो है वो एकात्मक प्रवृत्तियां भी विद्यमान है। भारतीय संघवाद की एकात्मक प्रवृत्तियां भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में शामिल है। भारत को संघीय ढांचे वाला देश कहा गया है, परंतु इसमें कई ऐसी प्रवृत्तियां भी हैं जो कैसी है, एकात्मक है या एकीकृत राष्ट्र के रूप में इसे प्रस्तुत करती है। इसे क्या बोलते हैं, एकात्मक संघवाद कहते हैं, यानी कि क्वाजी फेडरलिज्म। याद रखिएगा कि जो एकात्मक प्रवृत्तियां हैं उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हो सकती है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, यानी कि भारत में केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में क्या दी गई है, अधिक शक्तियां दी गई है। संविधान की 7वीं अनुसूची में आप लोगों को पता होगा 3 सूचियों का जो है वो वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची। इसमें से आप लोगों को पता होगा जो केंद्र सूची है वो सबसे बड़ी सूची है, जिस पर कौन कानून बनाती है, केंद्र बनाती है। उदाहरण के लिए इसमें कौन कौन से जो विषय शामिल है, रक्षा से रिलेटेड जितने भी विषय हैं, या फिर विदेश नीति से संबंधित जो मान लीजिए मुद्दे हैं, या फिर मुद्रा नीति, ये सब क्या है, केंद्र सरकार के अधीन है। देखिए, इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बोले कि एकात्मक प्रवृत्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं, तो राज्यों का अस्तित्व जो है वो केंद्र पर निर्भर है। यह भी एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है, यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या फिर नए जो है वो राज्यों का निर्माण कर सकती है। ऐसा तो हमारे संविधान में भी कहा गया। उदाहरण के लिए 2019 में जम्मू कश्मीर को जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करना, जिसमें से एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा था, लद्दाख था। देखिए, अगर तीसरे की बात करें तो याद रखिएगा, आपातकाल की स्थिति में एकात्मकता किस तरीके से शो हो सकती है कि आपातकाल के दौरान जो है वो सारी शक्तियां किसको मिल जाती है, बताइए किसको मिल जाती है, सेंटर को मिल जाती है। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान केंद्र सरकारों को राज्यों की सभी शक्तियां मिल जाती है, जिससे कि पूरा शासन कैसा हो जाता है, एकात्मक स्वरूप में आ जाता है। इसे याद रखिएगा। उदाहरण के लिए जब 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, राज्यों पर सारा नियंत्रण किसने ले लिया था, सेंटर ने ले लिया था, केंद्र ने ले लिया था। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए, एग्जाम में भी जब आप लोग एग्जाम्पल जो है वो लिखेंगे तो इसी तरीके का जो रिलेटेबल एग्जाम्पल है, जो कि मतलब रियल लाइफ में हुआ है, वैसा एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे 1975 की घटना हो गई, और भी आपको किसी ईयर की कोई भी घटना पता होगी, उसको जो है वो रिलेट करके लिखिएगा। आगे देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के द्वारा जो होती है वो किसके द्वारा होती है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है। यह भी कहीं ना कहीं एकात्मकता की प्रवृत्ति को दर्शाती है। राज्यपाल राज्य का क्या होता है, प्रमुख होता है, लेकिन उसकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति यानी कि केंद्र सरकार की सिफारिश के द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए कई बार राज्यपाल राज्य सरकार की नीतियों को रोक सकते हैं या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि जो राज्य सूची होता है उस पर भी संसद को अधिकार प्राप्त है, यानी कि पार्लियामेंट्स पावर ओवर स्टेट लिस्ट। जैसे कि देखिए, राज्य सूची के विषयों पर भी संसद जो है वो कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव जो है वो पारित कर दे कि यह जो है वो राष्ट्रीय हित में है, तो क्या हो जाएगा, संसद को राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। उदाहरण के लिए शिक्षा, जो कि पहले राज्य सूची में थी, वर्तमान में किस में है, समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का मतलब है कि वर्तमान में शिक्षा पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त साझा न्यायिक प्रणाली है यहाँ पर, यानी कि सिंगल जुडिशियरी सिस्टम है, तो यह भी कहीं ना कहीं एकात्मकता को ही दर्शाती है। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जहाँ की उच्चतम न्यायालय पूरे देश के लिए, आप लोगों को पता होगा सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे देश के लिए है, और राज्यों के लिए अलग अलग सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो प्रावधान नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए एक अंतिम अपील मंच के रूप में कार्य करती है, ये बात हम सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो एकात्मकता की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जो भारतीय नागरिकता है वो कैसी है, एकात्मक है। यानी भारत में सिंगल सिटीजनशिप की जो है वो व्यवस्था की गई है। भारत में केवल एक ही नागरिकता मिलती है लोगों को, भारतीय नागरिकता। कोई राज्य जो है वो अलग से नागरिकता प्रदान नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में जो लोग हैं वो राज्य एवं संघ दोनों की नागरिकता रखते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, एक ही नागरिकता पूरे देश के लिए है। फिर
फिर देखिए अगर आगे बढ़ें तो संविधान की सर्वोच्चता है, यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सभी जो राज्य है उनको क्या है, संविधान के अधीन ही कार्य करना होता है। राज्य अपने अपने संविधान नहीं बना सकते। सिर्फ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था, जो कि अब वो भी हट चुका है, जैसा आप लोग जानते होंगे। लेकिन मैंने यूएसए के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था कि वहां पर 50 राज्य हैं और 50 राज्यों में कैसे कैसे लॉज हैं, तो अलग अलग संविधान है। यानी कि अगर निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय संघवाद जो है वो वास्तव में एक संघात्मक ढांचे वाला एकात्मक राष्ट्र है, यानी कि इसमें एकात्मकता की बहुत सी विशेषताएं जो है वो शामिल की गई हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है थ्योरी में कि भारतीय संघवाद की एकात्मक प्रवृत्तियां, पहला पॉइंट है कि आपातकाल के दौरान संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि सारी शक्तियां किसे मिल जाती हैं, केंद्र को मिल जाती हैं। ये चीज मैंने आपको बता चुका है, ठीक है, कि जब भी आपातकाल का यानी इमरजेंसी का टाइम आएगा तो राज्यों की शक्तियां भी किसको मिल जाएंगी, केंद्र को मिल जाएंगी। उसके पश्चात देखिए यहाँ लिखा है क्या था, आपातकाल के दौरान शासन कैसा हो जाता है, बताइए, एकात्मक हो जाता है। आपातकाल के दौरान राज्य जो है वो संघ पर निर्भर हो जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए राज्य की स्वायत्तता जो है वो समाप्त हो जाती है, इसीलिए आलोचक भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहते हैं। कैसा कहते हैं, अर्धसंघात्मक। फिर देखिए लिखा है कि भारतीय संघीय शासन में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों की प्रवृत्तियां विद्यमान है और भारतीय संविधान में संघ सरकार जो है वो अत्यधिक शक्तिशाली है। ये सारी चीजें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता चुकी हूँ। देखिए अब उन लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है संघीय शासन एवं वित्त आयोग। देखिए यहाँ पर लिखा है राजनैतिक संघवाद। संघवाद के 3 टाइप लिखे हैं यहाँ पर, राजनैतिक संघवाद, सामाजिक संघवाद, वित्तीय संघवाद। तो वित्तीय संघवाद को ही राजकोषीय संघवाद कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये तीनों होता क्या है, जिसमें से सबसे पहला दिया हुआ है राजनैतिक संघवाद। तो याद रखिएगा जो पॉलिटिकल फेडरलिज्म होता है यह एक ऐसा सिद्धांत या व्यवस्था है जिसमें कि सत्ता का जो विभाजन है वो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच इस तरीके से होता है कि दोनों जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और उनकी जो अपनी अपनी राजनीतिक सत्ता और जिम्मेदारियां हैं उसको वो अच्छे से निभा सके। अब देखिए हम लोग जानेंगे सामाजिक संघवाद क्या होता है। तो याद रखिएगा सामाजिक संघवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोशल फेडरलिज्म। यह एक ऐसा सिद्धांत या दृष्टिकोण होता है जिसमें कि क्या होता है, संघवाद जो है केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की जो विविधता है, जैसे मान लीजिए भाषा के आधार पर विविधता, धर्म के आधार पर विविधता, या फिर संस्कृति के आधार पर विविधता, जाति के आधार पर विविधता, परंपराओं के आधार पर विविधता, इन सभी को क्या करना, सम्मान देना, इन सभी का आदर करना और सभी को समान अवसर प्रदान करना, यह कहलाता है सामाजिक संघवाद। देखिए सामाजिक संघवाद को हम कुछ प्रमुख एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1956 में आप लोगों को पता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो यह कहीं ना कहीं जो है वो दोनों तरीके की भाषाओं को, सभी तरीके की भाषाओं को सम्मान देने के लिए, उनको बराबर का अवसर देने के लिए किया गया था। तो कह सकते हैं कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वह सामाजिक संघवाद का ही एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया जाता है वह भी सामाजिक संघवाद का एग्जाम्पल हो सकता है। उसके अतिरिक्त अगर देखें तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त हैं, यह भी कहीं ना कहीं जो है वो सामाजिक संघवाद के रूप में हो सकता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए सामाजिक संघवाद का जो इम्पोर्टेंस है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह समाज में एकता और समरसता बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट वित्तीय संघवाद जिसे कहते हैं राजकोषीय संघवाद यानी कि फिस्कल फेडरलिज्म। याद रखिएगा यह संघात्मक शासन प्रणाली का वह पहलू है जो कि केंद्र और राज्यों के बीच कहीं ना कहीं राजस्व बंटवारे या फिर जो खर्चे होते हैं, व्यय होती है, उसके बंटवारे से लेकर संबंधित होता है। अगर इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो मान लीजिए कि जो वित्त आयोगों की सिफारिश है, जैसे 15वां वित्त आयोग जो कि जिसका जो कार्यकाल था वो 2021 से लेकर 2026 है, ठीक है, उसने क्या सिफारिश की है कि केंद्र सरकार जो है वो कुल कर राजस्व जो है वो कुल कर राजस्व का 41% का जो हिस्सा है वो किसको देना है, उसको स्टेट को देना है, राज्यों को देना है। जैसे जीएसटी की व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र दोनों को मिलाकर
क्या की गई है, एक साझा प्रयास के साथ की गई है। यानी कि जैसे देख लीजिए, मान लीजिए केंद्र ने क्या किया, जीएसटी लागू कर दिया और मान लीजिए राज्य इसे क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या एक्सेप्ट बिना किए राज्य लागू कर सकता है जीएसटी? नहीं कर सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं वित्तीय संघवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों का जो है वो सुदृढ़ होना आवश्यक है, दोनों का साझा होना आवश्यक है। इसलिए ये कह सकते हैं कि जो वित्तीय संघवाद है वो भारत में संघीय व्यवस्था को व्यवहारिक एवं न्याय संगत बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर राज्य को अपने विकास और शासन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिल सके और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संतुलन भी बना रहे। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जो भी कानून होता है, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा कानून बनाना है जिससे कि कल्याणकारी राज्यों की स्थापना हो सके, तो ये जो कानून है वो कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्य को भी तो फंड चाहिए, उसको भी पैसे चाहिए, तो वो कौन देगा, वो उसे जो है वो सेंटर देगा। तो इसीलिए सेंटर और स्टेट के बीच में राजकोषीय संघवाद का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल नंबर 20 ये कहा गया है 280 में, 280 में, याद रखिएगा। इसमें बेसिकली जो इसका मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था, वह क्या था, करों और अन्य वित्तीय संसाधनों के वितरण में न्याय, समानता एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। यदि हम लोग फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 280 के तहत। और पहली बार कब गठित किया गया था, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वित्त आयोग का पहली बार गठन जो है वो कब किया गया था, तो याद रखिएगा ये किया गया था 1951 में। मान लीजिए 1950 में अगर ऑप्शन में रहा तो आप लोग हो सकते हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि हर 5 साल में राष्ट्रपति के द्वारा नया वित्त आयोग जो है वो गठित किया जा सकता है। देखिए, इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मैंने बताया कि केंद्र और राज्यों के बीच करों की आय का बंटवारा करना, जैसे कि हो गया इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, आदि का कितना हिस्सा जो है वो केंद्र को जाएगा और कितना हिस्सा राज्य को जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो वित्त आयोग तय करती है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर वित्त आयोग की संरचना की बात करें तो याद रखिएगा उसमें जो है वो एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जो कि अर्थशास्त्र एवं प्रशासन, सार्वजनिक मामलों में उनको दक्षता हासिल होती है। तो इस तरीके से इसमें वित्त आयोग में कितने सदस्य हो गए, 5 सदस्य हो गए। आगे देखिए, संरचना लिखा हुआ है, जो मैंने बताया वैसे ही लिखा हुआ है, बस एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, जो वित्त आयोग की संरचना उसमें लिखा है कि संघ राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की केंद्रीय भूमिका है और अनुच्छेद 280 में यह उल्लेखित है कि संविधान के लागू होने के 2 वर्ष की अवधि के भीतर ही राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और इसके बाद प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन होगा और वित्त आयोग का एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। जैसे मैंने बताया टोटल कितने, 5। फिर देखिए, परंतु संविधान अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा शर्तों के बारे में कोई उल्लेख नहीं करता है। यानी कि संविधान में इस चीज का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके जो मेंबर होंगे उनकी सेवा शर्तें किस प्रकार से होगी। इसके लिए संसद ने 1951 में विधि का निर्माण किया है, जिसके अनुसार विधि आयोग की संरचना जो है वो निम्नलिखित है। आइए देख लेते हैं। देखिए, लिखा है कि अध्यक्ष को सामान्य विषयों की जानकारी होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला सदस्य अर्थशास्त्री या भारतीय सरकार के लेखाओं का विशेषज्ञ, संघ सरकार के प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का जानकार ही इसका मेंबर बन पाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है वित्त आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा है केंद्रीय करों का विभाजन। केंद्रीय करों का विभाजन यानी कि जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, इस तरीकों को किस तरीके से केंद्र और राज्य में विभाजित करना है, कहीं ना कहीं इसका जो डिसाइड है होता है, यह कौन करता है, वित्त आयोग करता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है 80वें संविधान संशोधन के बाद से सभी केंद्रीय कर संघ एवं राज्यों के बीच विभाजित किए जा रहे हैं। देखिए, जो बेसिकली संघ है, ठीक है, उसके पास कितना है, 100% है। मान लीजिए कि उसको 42% जो है वो बांटना है 29 राज्यों में, तो वह किस हिसाब से बांटेगा, पहले आय और दूरी देखेगा, वहाँ की जनसंख्या देखेगा, मान लीजिए कि वहाँ का क्षेत्रफल कैसा है, भूभाग कैसा है, वनारोपण क्षेत्र किस तरीके का है या किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले स्टेट देखेगा, उसके पश्चात ही क्या करेगा, अपने करों का विभाजन करेगा। आगे देखिए, यहाँ लिखा है कि संघ सरकार से राज्यों को दिए गए अनुदान के सिद्धांत का निर्धारण किया जाता है।
यानी कि संघ सरकार के द्वारा ही अनुदान के सिद्धांत का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद देखें कि संघ को सुदृढ़ वित्तीय हित में वित्तीय आयोग से परामर्श भी लिया जाता है। देखिए जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसमें क्या लिखा है, पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग से परामर्श लिया गया कि राज्यों को उधार के बोझ से कैसे राहत दिलाई जाए, इस पर क्या करना है, परामर्श लिया गया है। फिर देखिए ईज इन डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना, यानी कि बेसिकली बिजनेस करने के लिए किस प्रकार की ऐसी व्यवस्था की जाए, किस प्रकार के ऐसे कानून बनाए जाए जिससे कि बिजनेस के जो लॉज हैं, जो कानून है वह क्या हो जाए, थोड़े ईजी हो जाए, जिससे कि बिजनेस करना जो है वो थोड़ा ईजी हो जाए। इसका भी जो फायदा होता है वो किसको मिलेगा, केंद्र को मिलेगा, क्योंकि अगर बिजनेस करना आसान है, बिजनेस में ग्रो करना आसान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका जो टैक्स है वो किसको मिलेगा, केंद्र को मिलेगा। तो इस पर कोई ना कोई बेहतर कानून बनाने के लिए भी जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या करता है, अपने सुझाव को प्रस्तुत करता है। आगे देखिए क्या लिखा है कि राज्यों को केंद्रीय करों के हिस्से के आवंटन के लिए वर्ष 2011 को जनगणना आधार वर्ष के रूप में स्वीकार करना। फिर आगे देखिए पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं को समृद्ध बनाने के लिए उन्हें राज्य की संचित निधि से सहायता दिलाना। देखिए अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि संचित निधि आखिर में होता क्या है। तो संचित निधि को इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। ये भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख वित्तीय निधि यानी कि फंड है। इसे संचित निधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सरकार की लगभग सभी आय और प्राप्तियां जो है वो एकत्र की जाती हैं। संविधान में भी संचित निधि का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 266 खंड 1 में किया गया है, यानी आर्टिकल नंबर 266 क्लॉज 1 में किया गया है। संचित निधि भी दो प्रकार की होती है, एक है भारत की संचित निधि और दूसरा होती है राज्य की संचित निधि। भारत की संचित निधि केंद्र सरकार के लिए होती है, राज्य की संचित निधि राज्य सरकार के लिए होती है। अब देखिए यहाँ पर फिर सेकंड में क्या लिखा है, पब्लिक अकाउंट। हम लोग जानते हैं पब्लिक अकाउंट क्या होता है। देखिए जो पब्लिक अकाउंट होता है उसे बोलते हैं लोक लेखा निधि। हिंदी में क्या कहते हैं उसे, लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि जो होता है, याद रखिएगा, वो भारत सरकार या राज्य सरकार की वह निधि होती है जहाँ की सरकार जो है वो अन्य लोगों का पैसा क्या करती है, अस्थायी रूप से रखती है। यानी कि उनके पास जो पैसा है वो केवल अस्थायी रूप में है, न कि अपनी आय या खर्च के रूप में। यानी कि यह वह फंड है जहां पर ऐसे पैसे क्या होते हैं जो जमा होते हैं जिन पर सरकार का मलिकाना हक नहीं होता, बल्कि सरकार जो है वो केवल किस रूप में कार्य करती है, ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए भारतीय संविधान में भी जो है वो इसका उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है, आर्टिकल नंबर 266 क्लॉज 2 में किया गया है। याद रखिएगा इस चीज को, इसे क्या कहते हैं, लोक लेखा निधि कहते हैं। देखिए आगे हम लोग एक चीज समझते हैं कि जो LIC है और जो पब्लिक अकाउंट है उन दोनों में क्या रिलेशन है, उन दोनों का क्या संबंध है। तो याद रखिएगा जो LIC है, LIC का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यह क्या है, भारत सरकार की एक सार्वजनिक बीमा कंपनी है। याद रखिएगा कि जब लोग LIC में प्रीमियम भरते हैं और LIC उन पैसे का जो एक हिस्सा होता है वो सरकार में निवेश करते हैं, यानी कि जैसे सरकारी बॉन्ड हो गया या फिर कोई भी ऐसी स्कीम हो गई, तब वह पैसा कहाँ जाता है बताइए, पब्लिक अकाउंट में जाता है, यानी कि लोक लेखा निधि में जाता है। और सरकार इसी पैसे को क्या करती है, ऋण या फिर निवेश के रूप में रखती है, जिसे बाद में वह ब्याज सहित किसको लौटाती है, जिसका ये पैसा था, यानी जिसने कि इसे जमा किया था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक अकाउंट है वो सरकार के वित्तीय प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जहां की वह जनता की जमा राशि जो होती है उसको क्या करता है, एक संरक्षक की तरह सुरक्षित रखता है। इसमें LIC जैसे संस्थाओं के निवेश, कर्मचारियों के जो PF होते हैं या फिर जनता की कोई बचत योजनाएं होती है, वो सारी चीजें इसमें शामिल होती है। और ये निधि सरकार की जवाबदेहिता को दर्शाती है, उनकी पारदर्शिता को दर्शाती है, और सरकार पर ये कहीं ना कहीं जो है वो एक जवाबदेहिता लागू करती है कि उसको क्या करना है, लोगों के पैसे को सुरक्षित रूप से क्या करना है, लौटाना है। आई होप कि आप लोगों को जो पब्लिक अकाउंट है वो समझ में आ गया होगा कि पब्लिक अकाउंट जो है वो किस तरीके से कार्य करता है। और पब्लिक अकाउंट की जो बातें हैं वो आर्टिकल नंबर किस में लिखी गई है, 266 खंड 2 में लिखी गई है। फिर उसके बाद देखिए कॉन्टीजेंसी फंड, तो ये इसको कहते हैं आकस्मिक निधि।
अब देखिए जो थर्ड वाला है जिसमें कि लिखा है आकस्मिक निधि, तो याद रखिएगा जो आकस्मिक निधि है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी निधि होती है जिसका जो उपयोग होता है वो सरकार आपातकालीन या फिर अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए करती है। अप्रत्याशित खर्च मतलब जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, तो वो खर्चे तो आप जानते नहीं है कि इमरजेंसी आने वाली है, वो तो क्या आती है, आपातकालीन रूप में आती है। तो इस टाइम पे जो खर्च होते हैं ना उसको पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि का यूज़ किया जाता है। इस निधि का जो प्रयोग है वो तभी किया जाता है जब कोई खर्च इतना अचानक होता है कि उसे संसद या विधानसभा की जो मतलब पूर्व अनुमति है उससे पूरा नहीं किया जा सकता। तब पैसा किससे लिया जाता है? आकस्मिक निधि से लिया जाता है। याद रखिएगा इसका भी जो है वो संविधान में उल्लेख है। ये आर्टिकल नंबर 267 क्लॉज 1 में है। याद रखिएगा 267 क्लॉज 1। याद रखिए केंद्र सरकार के लिए भारत की आकस्मिक निधि होती है और राज्य सरकार के लिए राज्य की आकस्मिक निधि होती है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो मैंने बताया, आपातकालीन खर्च के लिए तत्काल राशि को उपलब्ध कराना। और याद रखिएगा प्रयोग की जो प्रक्रिया है वो जो होगी, इसका जो प्रयोग तभी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति अनुमति देंगे। राष्ट्रपति अनुमति देंगे तब जाके आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जा सकता है। याद रखिएगा, लेकिन राशि की जो सीमा है वो संसद के द्वारा तय की जाएगी। देखिए भारत सरकार की जो आकस्मिक निधि है वो पहले कितनी थी? पहले यह राशि जो है वो 50 करोड़ रुपए की थी, लेकिन वर्तमान में इसे 500 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा चुका है। किसके अनुमोदन से? संसद के अनुमोदन से, क्योंकि मैंने बताया ना इसकी राशि कितनी होगी ये बात संसद डिसाइड करेगी। यह निधि याद रखिएगा हमेशा हमेशा कि ये राष्ट्रपति के अधीन होती है और वित्त मंत्रालय जो है वो इसका संचालन करता है। दोनों अलग अलग बातें हैं कि किसके अधीन होती है और संचालन कौन करता है। और राज्यपाल अगर मान लीजिए कि राज्य में होगी तो राज्यपाल के अधीन होगी। देखिए अगर इसके एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, तो इस टाइम पे राहत कार्यों के लिए तत्काल धन की आवश्यकता होगी, तो उसे किससे लिया जाएगा? आकस्मिक निधि। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि जैसे कि हाल ही में कोविड आया था, ठीक है, तो जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे महामारी की शुरुआत के समय बहुत से वैक्सीन के खर्चे बढ़ गए थे, तो इसे भी किससे लिया जा रहा था? ये सारे फंड को आकस्मिक निधि से लिया जा रहा था। जैसे मान लीजिए कि कभी युद्ध की स्थिति होती है, तो युद्ध की स्थिति बोलकर तो नहीं होती है, ये आपातकालीन स्थिति होती है ना, बोलकर नहीं होगी, तो इसका भी जो फंड है वो आकस्मिक निधि से लिया जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर देखिए आकस्मिक निधि की प्रक्रिया इस तरीके से समझिए कि जैसे सरकार जो है वो अचानक खर्च करती है, किसकी अनुमति से? मान लीजिए अगर केंद्र में करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति से, और अगर राज्य में करना है तो राज्यपाल की अनुमति से। तब पैसे क्या है? आकस्मिक निधि से ले लिया जाता है। बाद में संसद या विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इसे औपचारिक रूप से फिर मंजूरी दे दी जाती है। यह खर्च फिर से संचित निधि से भरकर आकस्मिक निधि को वापस किया जाता है। यानी कि आकस्मिक निधि से पैसा कम नहीं होना चाहिए, उसमें भरपूर पैसा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी 500 करोड़ का वहां पे टारगेट है, तो 500 करोड़ रुपए उसमें वापस से फिर भरा जाएगा संचित निधि से आकस्मिक निधि में। इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए वित्त आयोग की क्या भूमिका है। तो पहला पॉइंट है कि वित्त आयोग के द्वारा राज्यों के बीच विद्यमान क्षेत्रीय विषमता को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए उन राज्यों को केंद्रीय करों का ज्यादा हिस्सा प्राप्त होता है जो आर्थिक रूप में पिछड़े हैं। इस बात को याद रखिएगा। जैसे बिहार में अगर आप लोग देखें तो बिहार में जो है वो ज्यादा जो है एक तरीके से बजट लिया जाएगा इस चीज का। जैसे मान लीजिए बिहार में जो है वो 350 करोड़ रुपए लिया जा रहा है, ठीक है, और लेकिन महाराष्ट्र के लिए वो 150 करोड़ रुपए होगा आकस्मिक निधि। आगे देखिए लिखा है कि राज्यों के बीच समानता स्थापित करने में 15वें वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया है कि केंद्रीय करों के विभाजन के लिए वर्ष 2011 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग में करना चाहिए। फिर आगे लिखा है कि संघ एवं राज्यों के बीच अथवा विभिन्न राज्यों के बीच वित्तीय लेन देन देने और करों के विभाजन संबंधी विवादों का निर्धारण उच्चतम न्यायालय नहीं कर सकता, अपितु वित्त आयोग क्या करता है? इस चीज को संपादित करता है। याद रखिएगा वित्त आयोग करता है, न कि उच्चतम न्यायालय। इस बात को एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि मान लीजिए संघ और राज्य में क्या हो जाता है, कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है करों के विभाजन को लेकर, तो उसका निर्धारण कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। ये अगर मान लीजिए स्टेटमेंट वाइज इस तरीके का क्वेश्चन बना दिया जाता है प्रीलिम्स में तो बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर देखिए लिखा है वित्त आयोग अपनी अनुशंसा राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति इसे क्या करेगा? संसद के समक्ष रखवाता है।
आगे देखिए निष्कर्ष में है कि संघ राज्यों के बीच समन्वय व सहयोग आवश्यक है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसके द्वारा राज्यों के बीच आर्थिक समानता सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु संघ एवं राज्य के बीच परस्पर सहयोग के बिना आर्थिक विकास जो है वो संभव नहीं है। अब देखिए अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद एक अलग टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। डोंट वरी, इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि मैम मुझे समझ नहीं आया। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगी। अभी मैं आप लोगों से एक सजेशन लेना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि अभी आंसर राइटिंग की जो है वो क्लास आने वाली है आप लोगों की, तो आप लोगों को आंसर राइटिंग की अगर क्लास चाहिए और उसमें आप लोगों को किस तरीके से आंसर राइटिंग लिखने में दिक्कत हो रही है, ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं अभी कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं क्लास लाऊं तो उसमें इन सारे क्वेश्चंस का जो हो वो जवाब हो। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि मैम जो है वो बॉडी किस तरीके से लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, इंट्रो कैसा लिखना है, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं मुझसे, तो उसी बेसिस पे मैं वीडियो को ज़्यादा अच्छे से बना पाऊंगी। तो आई होप कि आपको आज का क्लास जो है वो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।